जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिशियन टेड थ्योरी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि जिस तरह से रेसिस्टेंस होता है उसी तरह से इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है जी? रिएक्टेंस होता है। तो आखिर यह रिएक्टेंस या इंडक्टर होता क्या है, इंडक्टेंस होता क्या, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट क्या है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर एंगल क्या होता है, और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारे आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि ये प्रतिरोध है, ठीक है क्या जी, ये रेसिस्टर है, और इस रेसिस्टर का जो कुछ वैल्यू होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। तो एक रेसिस्टर है और इस रेसिस्टेंस आर का जो आप लोग यूनिट देखते थे वो क्या देखते थे जी? ओम देखते थे। इतना हम लोग को पता है। लेकिन दो गो टर्म और आया था, उस दो गो टर्म का क्या नाम था जी? एक का नाम था इंडक्टर और दूसरा का नाम था क्या जी? कैपेसिटर। यह आया था, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये इंडक्टर है क्या, ठीक है। और इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता था उसे हम लोग एल से डिनोट करते थे, ठीक है। और ये होता था क्या जी? आपका कैपेसिटर, जिसे हम लोग कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते थे। प्रेरकत्व बोलते हैं इसको। प्रेरक का मतलब क्या होता है जी? आपका प्रेरक। और इस एल को, इंडक्टेंस को बोलते हैं प्रेरकत्व, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? संधारित्र। और इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये आखिर इंडक्टर जो ये आप लोग देखें, ये इंडक्टर है क्या, ये कैसे बन जाते हैं इंडक्टर, फिर हम लोग डिटेल में देखते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव में क्या बने होगा। तो ये एक तार है, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं प्योर के लिए और एक इंडक्टर के लिए। यानी आपको क्वेश्चन आएगा कि प्योर शुद्ध इंडक्टर में, शुद्ध प्रेरक, प्योर इंडक्टर का बात करेगा। प्योर इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वास्तव में शुद्ध कुछ होता है नहीं, लेकिन हम लोग को थियोरेटिकली शुद्ध पढ़ना है, अशुद्ध भी पढ़ना है। उसमें कुछ मिला देंगे तो अशुद्ध बन जाएगा। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी पदार्थ है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ये एक तार है, आप लोग के सामने क्या है जी? वायर है, ठीक है। इस वायर का क्या होगा जी? प्रतिरोध होगा। क्लियर है? अरे तार है, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ना जी। ये कोई भी आर, ये कंडक्टर होता है, तार जो होता है, इसकी लंबाई यदि एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये यदि पदार्थ जो है रेसिस्टिविटी रो है, तो इसका रेसिस्टेंस आर बराबर जानते थे ना, आर इंटू आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये होता था, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो सेम उसी तरह से ये एक तरीका से ये तार है जिसका लेंथ एल है, तो इसका रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, श्योर है। अब इसी से, इसी हम वायर से, कवर वायर है, इसी से इंडक्टर कैसे बनाते हैं और ये इंडक्टर क्या होता है ये समझ जाइए आप लोग। ये तार है, ये तार का ये कवर किया हुआ तार है, और इसको यदि हम लोग कॉइल बना देंगे, इसी को, एक मटेरियल है जी, एक मटेरियल पे क्या करते हैं, इसको हम लपेट देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा जी? इंडक्टर बन जाएगा। आप देख रहे हैं, इसको हम लपेट दिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पे आपको दर्शाए हुए हैं, ये इंडक्टर ऐसे है, तो ये देखिए आपका ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या बन गया जी? इंडक्टर है। यही फिगर यहाँ पे आपको ये दर्शाया गया है। ये एक कॉइल का ये क्या बन गया जी? इंडक्टर बन गया। अब बताइए, जो इंडक्टर है इसका अभी कोर क्या है, इसके बीच में क्या है? हवा है। ये जो इंडक्टर है इसके बीच में क्या है जी? हवा है। तो बताइए, तो ये यदि इंडक्टर है तो इस तार है, तो इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, होगा कि नहीं होगा जी? तो यदि एल है तो एक्चुअल में ये जो आपको हाथ में दिखाई दे रहा है इंडक्टर, ये प्रैक्टिकल में ऐसे होता है, आर, और ये क्या होता है जी? एल।
ये जो है ना एक्चुअल में ये दोनों मिल के बना हुआ है, ये होता है प्रैक्टिकल, ये होता है प्रैक्टिकल। और ये क्या है जी, शुद्ध, प्योर। ये क्या है जी, शुद्ध है। और इसमें कुछ क्या है जी, मिलावट है। तो एक्चुअल में ये होता है, ये प्रैक्टिकल में वास्तव में यही होता है। ये जब तार है तो इस तार का कुछ ना कुछ क्या होगा जी, प्रतिरोध होगा। ये देख लो जी, यही आपका क्या है जी, इंडक्टर है। यही क्या है जी, इंडक्टर है। इसी को कॉइल बना दिए हैं। इसी में यदि हम लोग लोहा का, ये आयरन का कोर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा जानते हैं, आयरन कोर इंडक्टर। तो इसका परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगा। हवा है तो अभी एयर कोर इंडक्टर है। इसमें यदि हम लोग डाल देंगे सपोज दैट कि फेराइट का कोर, तो ये हो जाएगा फेराइट कोर इंडक्टर। यानी इसमें जो भी हम डालेंगे, जिस मटेरियल पर ये कॉइल लपेटा हुआ होगा वह कोर बन जाएगा। क्लियर। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि प्योर ये हो गया केवल इंडक्टर, तो ये हो गया कुछ ना कुछ आर, और ये क्या हो गया जी, एल। इसी का फार्मूला आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। इस दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। इस दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध इंपीडेंस बराबर क्या देखे थे जी, आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसी ढंग से कैपेसिटर कैसे बनेगा, कैपेसिटर में एक प्लेट और दो प्लेट, एक को पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दो, एक को निगेटिव बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। इसको सप्लाई दे दो जी, चलो एसी डीसी कुछ भी, अभी चलो एसी पर रहे हैं तो एसी दे दिए हैं। तो इसी बीच में यदि दो गो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट रहे, एक मिनट बोलिए। हाँ ठीक है, क्या है साथ में, ठीक, ठीक है। तो एक इंडक्टर हो गया, एक क्या हो गया जी, कैपेसिटर हो गया। तो प्योर के बारे में हम लोग यही समझेंगे। तो प्योर आपको थियोरेटिकली पढ़ना है, वास्तव में प्योर शुद्ध कुछ होता है नहीं। तो ये जान लीजिए कि प्योर होता ही है। तो इसमें आपका जो कैपेसिटर बनेगा, तो कैपेसिटर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा जी, रेसिस्टेंस होगा। तो इसको भी हम इस ढंग से लिख सकते हैं, एक आर और एक क्या जी, सी। ये आर और ये क्या जी, सी। तो इसको एक्सी होता था आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यही चीज सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे अलग अलग, कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। फिर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे कि एल को आर से मिला देंगे तो क्या होगा, फिर सी को आर से मिला देंगे तो क्या होगा, फिर इस दोनों के बीच पावर फैक्टर क्या होगा, इस दोनों के बीच फेज अंतर क्या होगा, इस दोनों का फेजर डायग्राम क्या होगा। ये सारे हम लोग देखेंगे, किसमें करंट लीड करेगा, किसमें वोल्टेज लीड करेगा, ये सारे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला से। क्या, प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अब एक बार जो चीज हम लोग पढ़ लेंगे प्योर रेसिस्टिव सर्किट, उससे संबंधित सारा क्वेश्चन को क्या कर लेना है जी, डिटेल में देख लेना है, उससे और क्या क्या संभावना हो सकती है। तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, ठीक है जी, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। हाँ सर, अभी रूम पे जस्ट अभी कॉल आया है डॉन सिंगरौली का, 21:45। बहुत देर से तो एक नंबर पे थे, लेकिन देखे हैं कि किसी लोको पायलट भैया का ही बिना का 2 गोटी अति बनल था। फिर अभी हाँ, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में आप यहां पे क्या कीजिए, एक रेसिस्टर बना लीजिए, और इसको हम लोग अभी एसी पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम लोग क्या दे रहे हैं जी, एसी सप्लाई। और आपको हम लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि एसी वोल्टेज और एसी करंट का समीकरण क्या होगा। यदि एसी वोल्टेज लिखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, वी एम साइन ओमेगा टी।
क्लियर है? यदि फेज रहेगा तो इस पे हम लोग फाई लगा देंगे। यदि यहां पर नहीं कुछ था तो फेज एंगल क्या था जी? जीरो था। नहीं कुछ है तो फेज एंगल जीरो होता था, और फेज भी बता चुके हैं। जो सब नहीं समझ में आ रहा है वो कुछ पिछला वीडियो देखे, ठीक है? फेज के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी होता है समय। यदि आई रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? आई एम साइन ओमेगा टी। और इस दोनों के बीच आपका फेज अंतर निकालना भी आप लोगों को हम सिखा दिए हैं। कि बताइए कि अब कोई किसी से हम पूछेंगे तो जवाब दे देना चाहिए कि वोल्टेज और करंट में फेज अंतर कितना है। तो कुछ नहीं, फेज अंतर जीरो है। कुछ नहीं तो इसमें क्या है जी? जीरो है। इसमें क्या है जी? जीरो है। कुछ नहीं तो क्या है जी? जीरो है। इस दोनों के बीच अंतर निकालेंगे, इसको बोलते हैं क्या जी? फाई। तो इसको ले लो फाई वन है, इसको क्या बोलते हैं जी? फाई टू। तो इसमें यदि हम फेज अंतर निकालेंगे यानी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई बराबर फाई वन माइनस फाई टू, तो जीरो माइनस जीरो क्या आ जाएगा जी? जीरो आ जाएगा। यानी फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो आगे डिटेल में इसी का चर्चा हम लोग करते हैं। ओमेगा टी, ये है ओमेगा टी। इतना आप लोग जान चुके हैं। क्लियर? ये आपको पहले से पता है, हम पहले बता दिए हैं वोल्टेज करंट का समीकरण। तो यहां से यदि हम लोग V बराबर दे रहे हैं क्या जी? Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ये रेसिस्टिव सर्किट है, इसमें वोल्टेज दिए हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। कोई बताएगा इसमें फेज एंगल कितना है? जल्दी कमेंट करके बताएगा जी। कुछ नहीं है तो क्या है जी? जीरो है। यस, इसमें फेज एंगल क्या है जी? जीरो है। तो अब हमें प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में यह चेक करेंगे कि ये प्रतिरोध है, जब हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो इसमें करंट कैसा होगा। एसी जो करंट होगा, अल्टरनेटिव करंट होगा, वह कैसा होगा? लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, या सेम फेज में होगा? क्या होगा नहीं होगा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ये आपका रेसिस्टर है, इसमें हम लोग सप्लाई दिए क्या? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी? क्योंकि एसी दे रहे हैं, इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए ओम के नियम से प्रतिरोध में ओम का नियम लागू लगा सकते हैं? ओम का नियम एसी तथा डीसी दोनों में लागू होता है, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या था? V बराबर आई आर। हमें चाहिए क्या? वोल्टेज मालूम है, आई चाहिए। तो बताइए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे में आर। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओम के नियम से हम लोग पहले से जानते हैं। बताइए, ये आपका समीकरण एक है, इसमें V बराबर कितना है? यस, Vm बट्टे में साइन, ये Vm साइन ओमेगा टी, और R को R से यहां रहने देंगे, भाग कर देंगे। अब ये क्या है जी? आई है। अब ये क्या है जी? आई है। अब यह बताइए, आई बराबर Vm बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। इतना हम आपको पहले बता चुके हैं कि साइन के पीछे वाला जो भी होता है वह क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है। वो क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है। क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है। अब बताइए Vm बाय आर यानी V बाय क्या होता है जी? V बाय V इजकल टू आई आर। तो I इजकल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर यहां से। लेकिन यहां पर M लगा हुआ है, यहां पर यदि M लगा हुआ है तो यहां पर भी क्या होगा? M होगा। यानी आई एम बराबर Vm बाय आर। तब तो हम यहां से कह सकते हैं कि I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण यह आया। अब कोई बताएगा, ये हम किसमें देखे हैं जी? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। वोल्टेज दिए थे V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, करंट दिए हैं I बराबर आई एन साइन ओमेगा टी। तो करंट आया कितना? दिए नहीं है, सॉरी, करंट आया कितना? I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया जी? I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो बताएगा कोई कि ये जो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, इस प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या है? पहला क्या निकला? V बराबर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में Vm
साइन ओमेगा टी, यह समीकरण 1 है। अब आई बराबर क्या आया तुम्हारा जी, आई एम साइन ओमेगा टी, आपको बता दिए हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं तो क्या है जी, 0 डिग्री। कुछ नहीं तो क्या है जी, 0 डिग्री। आप अपने मन से ले सकते हैं। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण क्या है जी, 2 है। ये आया है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ऐसा करने से। इसको बोल दो φ2, इसको क्या बोलते हो जी, φ1। अब निकालो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या आएगा, फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या आ जाएगी, φ1 माइनस φ2। देखो यहाँ तो φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 का कोई मतलब नहीं है। फेज डिफरेंस जो फॉर्मूला आपको प्रीवियस क्लास देखो, जिसको दिक्कत हो रहा है, फेज डिफरेंस बता चुके हैं बहुत अच्छे से। हमेशा बड़ा माइनस छोटा निकाला जाता है, तो इसमें तो दोनों सेम है, कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं चल रहा है, तो आप किसी को घटाइए। 0 माइनस 0 कितना जी, 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या आया, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस फाई बराबर कितना आया जी, 0 डिग्री। किस में, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में तो कोई बताएगा, एक पॉइंट नोट कर लो झट से। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फेज एंगल कितना होता है जी, 0 डिग्री। यानी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल कितना आया, 0 डिग्री। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल कितना आया जी, 0 डिग्री। इसमें प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में याद हो गया। तो अब बताओ इसमें कौन लीडिंग कौन लैगिंग, यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कौन लीडिंग जी, वोल्टेज लीडिंग या करंट लीडिंग। अरे कोई नहीं, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, दोनों तो एक स्थान पे, ये भी 0 ये भी 0। यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ना करंट लीडिंग होता है ना वोल्टेज लीडिंग होता है, दोनों क्या होता है जी, सेम फेज में होता है। किसमें, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या, वोल्टेज एंड करंट किसमें जी, सेम फेज में। किसमें जी, प्योरली रेसिस्टिव, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, हिंदी में है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टेज और करंट क्या होता है जी, सेम। वोल्टेज और करंट क्या होता है जी, सेम फेज में होता है। क्लियर। तो हम लोग अब फेजर डायग्राम समझते हैं। क्या जी, फेजर डायग्राम। किसी कोई डाउट तो जल्दी से बोलेगा जी। ये सारा चीज बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, किसी कोई डाउट है तो सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको डिटेल में देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम सब आगे बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास देखो। हिंदी में यही होता है जी, फेजर डायग्राम या फेजर नोटेशन। क्लियर। फेजर नोटेशन आपको बताए थे कि हम लोग कैसे आगे पीछे पहचानते हैं। क्लियर। अब आपको ये दो गो ग्राफ दिया गया है, सॉरी ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में आपको चलना था, तो चलना कैसे सिखाए थे, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा चलेंगे क्या जी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसमें यदि करंट है, इसमें यदि वोल्टेज है, यदि 0 है, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं करंट के इससे। तो ये चलते 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 पहुंच गए यहां पर, यहां पर पहुंच गए। तो ये वोल्टेज क्या है, आगे है, आगे है, आगे है मतलब क्या है, लीडिंग है। और ये करंट क्या हो जाएगा, पीछे है, मतलब क्या है जी, लैगिंग है। ये आपको हम बता चुके हैं। लेकिन अभी रेसिस्टेंस का हमें पढ़ना है। ये कितना डिग्री से है जी, 90 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर कितना, 90 डिग्री। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े हैं, वोल्टेज और करंट के बीच अंतर फेज एंगल कितना, 0 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो फेजर डायग्राम होगा, किसका जी, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का, यदि यह वोल्टेज का समीकरण है, लाइन है, सॉरी समीकरण बोला गया, लाइन है, तो इसी पे किसका होगा जी, इसी पे किसका होगा जी, करंट का। ध्यान में रखना,
इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे रहेगा या इसी के समानांतर में आई। ये क्या है जी? प्योर यानी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का फेजर डायग्राम। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का फेजर डायग्राम। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का क्या है जी? फेजर डायग्राम है। क्लियर? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का क्या है जी? फेजर डायग्राम है। किसी कोई डाउट? फेजर डायग्राम किसका जी? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का। क्लियर हो गया? इस दोनों के बीच फेज एंगल फाई बराबर कितना जी? 0 डिग्री। कोई डाउट तो बोलो, क्योंकि इसको पूरा क्लियर कर लेना है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका है कहां पे जी? बुक में। देखो जी, यही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। शुद्ध प्रतिरोध के परितः एसी यानी एसी थ्रू प्योर रेसिस्टेंस सर्किट। यदि शुद्ध प्रतिरोध में एसी देंगे तो क्या होगा? यही चीज हम लोग अभी डिटेल में देखे थे। V बराबर आई आर आया था, और यहां से आपको प्रूफ करके हम दिखाए थे कि I बराबर क्या? आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस 0 डिग्री है। ये समीकरण आपका 2 था। और समीकरण 1 बराबर क्या था? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी और प्लस 0 डिग्री। तो यहां से फेज डिफरेंस निकाले, 0 माइनस 0 कितना जी? 0 डिग्री। ये आपका हो गया, इतना देख लिए। अतः शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है जी? 0 होता है। अर्थात वोल्टेज एंड करंट इक्वल फेज में, मतलब समान फेज में होता है। इतना आप लोगों को हम बता दिए हैं। प्लस इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? तो देखिए, समान फेज के लिए ये एक ही लाइन पर रहेगा, या इसी को, इसमें यदि वोल्टेज है तो इसी के पैरेलल में समानांतर में क्या रहेगा जी? करंट रहेगा। या किसके लिए है जी? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? पावर फैक्टर एंगल। क्या पढ़ेंगे जी? पावर फैक्टर कोण, बहुत इंपॉर्टेंट। पावर पढ़ेंगे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एंगल, पहले एंगल कोण फाई से डिनोट कर रहे हैं अभी। पावर फैक्टर एंगल, शक्ति गुणांक कोण। क्या जी? शक्ति गुणांक कोण, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई नया चीज नहीं है, पढ़ चुके हैं। वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होगा, वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होगा, नोट करके पॉइंट लिख लेगा। वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होगा, उसी एंगल को क्या बोलेंगे जी? पावर फैक्टर एंगल। उसी एंगल को क्या बोलेंगे जी? पावर फैक्टर एंगल। क्लियर? तो वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज एंड करंट के बीच जो फेज एंगल, यानी क्या जी? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा जी? पावर फैक्टर। देखो, इसको P डॉट F से बार बार यूज करेंगे। पावर फैक्टर एंगल, इसको रहने दो अभी। पावर फैक्टर कोण कहते हैं। क्लियर? अब बताएगा। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच पावर फैक्टर एंगल कितना?
प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर एंगल कितना जी? 0 डिग्री। यस, तो यहां से देख लो, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में इसे सामान्यतः 5 क्या दे दिया हो गया, पावर फैक्टर एंगल का मान 0 से, ये सब चलो बाद में भी देखेंगे, यहाँ ये पॉइंट का बात था मेन। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए पावर फैक्टर एंगल का वैल्यू कितना होता है जी? 0 डिग्री होता है, अर्थात फाइबर और कितना होता है जी? 0 डिग्री होता है। यानी एक पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर एंगल कितना होता है जी? 0 डिग्री होता है। और एक चीज याद रखना, पावर फैक्टर एंगल का जो वैल्यू होता है वो 0 से कितना जी? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पावर फैक्टर एंगल का जो मान होता है कितना जी? वो 0 से 90 डिग्री। अधिकतम कितना? 90 डिग्री, और न्यूनतम कितना जी? 0 डिग्री। ऐसा मत कर देना निगेटिव में, पावर फैक्टर का मान कभी निगेटिव में नहीं होता है। ध्यान में रखना, पावर फैक्टर का वैल्यू निगेटिव में नहीं होता है। क्लियर? उसका एंगल भी आपका निगेटिव में नहीं होता है। कारण क्यों? अंतर पूछ रहा है, अंतर हमेशा क्या होता है जी? बड़ा माइनस छोटा। तो हम लोग शक्ति गुणांक कोण पावर फैक्टर एंगल समझ गए 5। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? पावर फैक्टर। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर वोल्टेज एंड करंट के बीच का कोसाइन कोण या पावर फैक्टर एंगल कोण। पावर फैक्टर है क्या जी? वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच जो कोसाइन कोण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? पावर फैक्टर। अब नया चीज हमको पढ़ना क्या जी? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। क्या पढ़ना है जी? पावर फैक्टर। क्लियर? तो बताइए पावर फैक्टर। अब उसके बाद फिर पढ़ेंगे पावर, टेंशन ना लो। अभी हम लोग पावर फैक्टर पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या था जी? शक्ति गुणांक। हिंदी में क्या था जी? शक्ति गुणांक P डॉट एफ। पावर फैक्टर क्या जी? शक्ति गुणांक। क्लियर? पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। तो पावर फैक्टर इजकल टू वोल्टेज और करंट के बीच का जो पावर एंगल होता है उसका क्या जी? कोसाइन। वोल्टेज और करंट के बीच, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो पावर एंगल था उसको तो पावर फैक्टर एंगल बोलते थे, फाई। तो उसी एंगल में यदि कोसाइन यानी कॉस लगा दो तो वह क्या हो जाएगा जी? पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर इजकल टू क्या था जी? कॉस फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा फॉर्मूला कॉस फाई, जिसमें बार बार पूछ रहे हैं ये फाई क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, फेजर कोण। P डॉट एफ बराबर कॉस फाई। फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेजर एंगल बिटवीन, फेजर एंगल किसके किसके बीच जी? वोल्टेज और करंट के बीच। क्लियर? तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देना। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में पावर फैक्टर का मान क्या होगा? जल्दी से कोई जवाब देगा, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में पावर फैक्टर का मान क्या होगा? तो भाई पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हम पूछ रहे हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, तो जस्ट हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था जी? कॉस फाई। अब फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो बताओ तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए पावर फैक्टर एंगल अभी जस्ट निकाल रहे हैं, फाई बराबर कितना जी? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है जी? 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट याद रखेगा कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान कितना होता है जी? 1 होता है। यूनिटी होता है, इकाई होता है। यूनिटी, इकाई पूछता है खूब क्वेश्चन, इकाई, यूनिटी। इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर वैल्यू इज क्या जी? द पावर फैक्टर वैल्यू इज क्या जी? यूनिटी, 1। यानी सबसे अच्छा पावर फैक्टर किसमें जी? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कितना? 1। ना इसमें लीडिंग होता है ना लैगिंग होता है, किसमें होता है? सेम फेज में होता है।
देखो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, 0 डिग्री निकाल लिए हैं। यदि ये सब रटेगा तो जिंदगी में कोई एग्जाम ना निकलेगा, ये जान लो। ये रटने वाला चीज ही नहीं है। रटेगा तो कितना रटेगा जी। प्योरली रेसिस्टिव है, प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली कैपेसिटिव है, फिर दोनों को मिला देगा, तीनों को मिला देगा। सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ये तो रटना है नहीं, ये तो समझना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इस वीडियो को 10 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन समझो किसी भी हालत में, नहीं तो इसका कोई इलाज ना है। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों सेम फेज में, ना कोई लीडिंग ना कोई लैगिंग। क्लियर। इसमें क्या क्या पॉइंट है थोड़ा देख लेते हैं हम। औसत शक्ति तो बाद में देखेंगे। शक्ति गुणांक में, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, ये देख लिए। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, बिल्कुल सही है। तथा डीसी का भी पावर फैक्टर का मान क्या होता है जी, इकाई होता है। हाँ, यदि कोई गलती से पूछ दे डीसी के पावर फैक्टर क्या होता है, तो डीसी में भी सेम कंडीशन है, क्योंकि एंगल होता ही नहीं है, तो ना लीडिंग होता है ना लैगिंग होता है। डीसी का भी पावर फैक्टर क्या होता है जी, 1 होता है। डीसी का भी पावर फैक्टर क्या होता है जी, 1 होता है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, 0 वैल्यू पुट कर दी, 1 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, औसत शक्ति, एवरेज पावर। देखो हम लोग जो बार बार बोलते हैं ना, पावर पावर, शक्ति शक्ति शक्ति, एक्चुअल में उस शक्ति का क्या नाम है जी, औसत शक्ति। आज के बाद इस एवरेज पावर को सारे नाम से जानेगा, सारे नाम से क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या नाम है पहले नाम समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन। एवरेज पावर पहला नाम, औसत शक्ति को वास्तविक शक्ति भी कहते हैं। क्या क्या नाम हुआ, देखो एवरेज शक्ति को क्या कहते हैं, रियल पावर। ये है रियल पावर। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल पावर यानी एवरेज पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों पढ़ेंगे। इसे सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर, क्या क्या नाम हुआ, नाम जानना जरूरी है इसमें। इसका काम बहुत आसान है, नाम जानना पहले जरूरी है। क्या क्या नाम पढ़े, एवरेज पावर, ठीक है, औसत शक्ति। वास्तविक शक्ति मतलब रियल पावर। सक्रिय शक्ति मतलब क्या जी, एक्टिव पावर। अभी समझाते हैं आपको एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या होता है। एक्टिव पावर, फिर इसका नाम क्या पड़ा जी, एक्चुअल पावर। फिर इसका नाम पड़ा ट्रू पावर मतलब वास्तविक शक्ति। फिर क्या नाम पड़ा, प्रभावी शक्ति, इफेक्टिव पावर। और नॉर्मली कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे, शक्ति। भाई तो नामे याद करने में माथा खराब है। यस, यहां नाम का बहुत बड़ा खेला है। हर एक बार नाम चेंज करके करके पूछ दिया। अब कौन नहीं जानता है शक्ति बराबर फॉर्मूला P बराबर क्या जी, वी आई। कौन नहीं जानता फॉर्मूला P बराबर वी आई। लेकिन यह किसके लिए है, डीसी के लिए है। एसी का जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, एसी के लिए P बराबर क्या जी, वी आई कॉस फाई, क्योंकि पावर फैक्टर पढ़ रहे हैं। एसी में तो पावर फैक्टर होता है, डीसी में पावर फैक्टर ना होता है, क्योंकि उसमें इकाई होता है। तो इकाई इसको यदि 1 से गुना करेगा तो क्या आएगा, वी आई आएगा। देखो एक्चुअल में तुम इसको पावर को ऐसे लिखेगा हमेशा, चाहे एसी हो या डीसी हो। यदि पावर को हमेशा ऐसा लिखेगा ना वी आई, जब पूछेगा सर डीसी का क्या होगा, तो भाई डीसी के लिए तो cos फाई का मान 1 होता है, तो गुना कर दो, वी आई गुने 1 बराबर क्या जी, वी आई। लेकिन एसी के लिए cos फाई अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो अब यही एसी का पावर P बराबर वी आई कॉस फाई, कई पूछ देकर बताए तो रियल पावर क्या होगा एसी में, तो वी आई कॉस फाई। ट्रू पावर क्या होगा, वी आई कॉस फाई। एक्टिव पावर क्या होगा, वी आई कॉस फाई। क्लियर। वास्तविक शक्ति, ये सारा पहले नाम जान लो। नाम जान लिया, एवरेज पावर, वास्तविक शक्ति, रियल पावर, सक्रिय पावर, एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, या सिर्फ पावर या इफेक्टिव पावर। इन सभी पावर का यूनिट क्या होता है जी, वाट होता है। आप पहले से जानते हैं कि पावर का यूनिट मात्रक क्या होता है जी, वाट होता है। क्लियर। ऐसी शक्ति जो परिपथ में प्रतिरोध के सापेक्ष होती है उसे ही एक्टिव पावर कहते हैं। अब ये बात आप लोगों को ना समझ में आएगा कि एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है। अब समझो क्या है एक्टिव पावर और क्या है रिएक्टिव पावर। क्लियर। तो तुम लोग ये हम ले लेते हैं, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्लास ले रहे हैं जी, देखो एक्टिव पावर
और रिएक्टिव पावर समझने का कोशिश करो। एक्टिव पावर को P और रिएक्टिव पावर को क्या जी QR। फार्मूला क्या होता है VI cos फाइव और इसका क्या होता है जी VI sin फाइव। क्लियर? VI cos फाइव VI sin फाइव। ये ग्लास है, जूस। अब ग्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं जूस भर दे रहे हैं। ग्लास में क्या कर रहे हैं जूस भर दे रहे हैं। ये आपका इस ग्लास में जूस है, भर दिए। जब ग्लास में तुमको जूस देगा या लस्सी देगा तो देखना ना ग्लास को ऐसे ऐसे हिला करके देते रहता है, एक से एक मतलब मिलाएगा मिक्स करेगा। और जब तुमको ग्लास में जूस भरेगा ना तो यहां तक तो लिक्विड रहेगा पानी रहेगा, उसके बाद ऊपर में देखना, ऊपर में आपको ये क्या रह जाएगा ना जी फेना। ये तुम्हारा क्या रहेगा जी फेना, और ये तुम्हारा रहेगा रियल का लिक्विड। अरे जो पीते हैं शरीर में, कलर तुम लोग को दिक्कत कर रहा है तो इसको बोलते हैं फेना। अरे जब जूस हम लोग पीते हैं तो ग्लास में जब ऊपर से डालता है ना भरता है ना तो अंदर में लिक्विड बैठा हुआ रहता है, ठीक है। और ये आपका हो गया ओरिजिनल, ओरिजिनल लिक्विड या ओरिजिनल जूस लिख दो। ये तुम्हारा नीचे में बैठा रहता है पानी जैसा, ओरिजिनल जूस है, ऊपर वाला क्या जी फेना है। तो अब कहो ग्लास तो भरा हुआ है, तो ये जो तुम्हारा ओरिजिनल वाला जूस है ये ओरिजिनल जूस ही क्या कहलाता है जी एक्टिव पावर। अरे तुमको एनर्जी किससे मिलेगा, फेना से मिलेगा कि जूस से मिलेगा। जूस ओरिजिनल जूस से मिलेगा, फेना से तो मिलेगा ही नहीं, फेना तो कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा। बाल्टी में सर्फ, बाल्टी में पानी डाल देना, सर्फ डाल देना और हाथ से उसको खूब हिलाना, तो खूब हिलाएंगे तो फेना बन जाता है ना जी। तो क्या फेना से कपड़ा साफ हो जाएगा, बताओ तो। कपड़ा साफ होगा किससे, नीचे वाला लिक्विड से, पानी जाएगा तब। तो ये जो तुम्हारा फेना है जो एनर्जी नहीं देता है, एक्चुअल एनर्जी कौन देता है एक्टिव, ये है तुम्हारा एक्टिव पावर। और ये फेना वाला क्या है जी रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो अब कहो पूछता है इस दोनों में कौन है वाटलेस कंपोनेंट, एक है एक्टिव पावर एक है रिएक्टिव पावर। तो वाट माने शक्ति, तो शक्ति किस में आएगा एक्टिव पावर में ओरिजिनल जूस में, फेना में जूस में आएगा, फेना वाले में आएगा नहीं आएगा। तो रिएक्टिव पावर को वाटलेस कंपोनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इससे शक्ति नहीं मिलेगा, इससे शक्ति मिलवे नहीं करेगा। फेना पी करके उतना छोड़ दो जी, गांव घर में जो है ना ग्वाला सब यादव सब भैंस को दूध निकालता है, भैंस का दूध निकालता है कि नहीं निकालता है जी। और जो तेज रहता है ना देखना इस तरह से भैंस से दूध निकालेगा ना, यदि सामने में जाएगा दूध लेने के लिए तो दूध निकालेगा इतना फैना कर देगा ना, अब लोटा में तुमको भर दिया, लोटा भरा हुआ है और घर पे जाएगा तो आधा लोटा हो जाएगा, एक लोटा हो जाएगा, आधा 1 लीटर बन जाएगा, हाफ लीटर। तो ऊपर वाला जो फैना था वो क्या था रिएक्टिव पावर था, और नीचे वाला जो हाफ लीटर बच गया वो क्या जी एक्टिव पावर है। तो क्या जी एक्टिव पावर है। तो बताओ घर में एक्टिव पावर होना चाहिए रिएक्टिव पावर होना चाहिए, घर में एक्टिव पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये समझ में आया, हम लोग जो इतना दिन से पढ़ते थे पावर पावर पावर, एक्चुअल में पावर है क्या है वास्तविक पावर है, रियल पावर है, एक्टिव पावर है, ट्रू पावर है, आप क्या क्या बोलते हैं जी इफेक्टिव पावर है। सारा का नाम लिखा हुआ था, ठीक है, सारा का हिंदी भी लिखा हुआ था। तो अब बात समझ में आया कि रिएक्टिव पावर किसे बोलेंगे और एक्टिव पावर किसे बोलेंगे। लगता नहीं है किसी को डाउट होना चाहिए। अब हम तुमको समझाते हैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, क्या इतना में समझ में आ गया। चलो ठीक है, तब एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर। तो ओरिजिनल जो जूस है वही आपका एक्टिव पावर है, फेना है वो क्या है जी रिएक्टिव पावर है। तो हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का बात कर रहे हैं ना जी, किसका बात कर रहे हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो कोई बताएगा क्वेश्चन
शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में एक्टिव पावर बराबर क्या होगा? दूसरा, रिएक्टिव पावर क्या होगा? को लिख देते हैं P और QR। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, उसमें एक्टिव पावर निकालना है और रिएक्टिव पावर निकालना है। तो फॉर्मूला पहले आप एक्टिव पावर का लिख लीजिए। P बराबर एक्टिव पावर बराबर क्या होता है? VI cos फाइव। क्लियर? हम लोग पहले से जानते हैं फाइव बराबर प्योर, फाइव बराबर कितना जी? 0 डिग्री। किस में? अरे किस में? प्योरली रेसिस्टिव में। फाइव बराबर 0 डिग्री। तो VI और cos 0 का मान कितना जी? 1। तो कितना आ जाएगा? VI गुने 1 बराबर कितना जी? VI वाट। VI क्या जी? वाट। या इसको वोल्ट एम्पियर भी बोल लेते हैं, चलो VA कर दो, वोल्ट एम्पियर। किसी कोई डाउट तो बोलेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं जी? रिएक्टिव पावर। तो अब बताएगा रिएक्टिव पावर QR बराबर, फॉर्मूला क्या? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए क्या होता है? VI साइन फाइव। तो VI साइन फाइव का मान 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है जी? 0 बराबर कितना जी? 0। देखे रिएक्टिव पावर आया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। मतलब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फैना नहीं है, केवल क्या है? ओरिजिनल जूस है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या जी? फैना नहीं है, केवल क्या जी? ओरिजिनल जूस है उसमें। लेकिन इसका मात्रक पूछता है, तो मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, 0 VAR। तो क्वेश्चन क्या क्या आ गया? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए एक्टिव पावर क्या होता है जी? VI वाट। केवल शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए एक्टिव पावर क्या निकला था जी? VI। ये क्या था जी? VI। और ये क्या निकला? 0 वाट। और ये क्या निकला जी? 0 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यूनिट जरूर याद रखेगा, पूछता है रिएक्टिव पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्लियर? इतना चीज हम लोग देख लिए, यही ना था जी? औसत शक्ति एक्टिव पावर VI cos 5 वाट, जहां cos 5 पावर फैक्टर है, ये चीज सब हम लोग देख लिए। तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए एक्टिव पावर अभी जस्ट ये निकाल दिए, ये भी कर दिए। डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है, अर्थात डीसी का पावर फैक्टर एंगल 0 होता है, ये हो चुका है। एसी परिपथ के लिए एक्टिव पावर का फॉर्मूला P बराबर VRMS IRMS cos फाइव। यस, एक चीज आपको बताना हम लोग भूल गए हैं। क्या? हम लोग जो पढ़ते हैं P बराबर एक्टिव पावर, एक्टिव पावर P या केवल शक्ति P बराबर रहेगा, आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? VI cos फाइव। VI cos फाइव आपको हम पढ़ा चुके हैं। RMS क्या होता है? एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो इसमें जो V होता है ना जी, तो V बराबर क्या होता है ना? VRMS। फिर I बराबर क्या होता है? हाँ नमस्कार सर। हाँ सर। किससे? वो बोला था फोन करेंगे, दोबारा नहीं किया है, फिर करेंगे तो ये बोला था मुझे। जरूर सेट कर। ठीक है सर, बताते हैं। ठीक है।
तो V बराबर ये V RMS होता है, और I जो होता है ये क्या होता है, RMS वैल्यू होता है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो इसका जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी दे देता है, तो हम लोग V बराबर एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था जी, V RMS I RMS इंटू कॉस फाई। आप कहेंगे सर RMS क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, सब होता है। माइक नहीं था जी, अब आवाज आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, V बराबर V RMS, I बराबर I RMS, तो आपका पावर का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में V RMS और क्या जी I RMS cos फाइव। यानी समझने के लिए ध्यान में रखो कि इसमें वोल्टेज जो करंट होता है वो क्या होता है जी, RMS में होता है। वोल्टेज करंट का मान जो होता है किसमें जी, RMS में होता है। क्लियर, इतना चीज हम आपको बता चुके हैं। अब है प्रतिकारी शक्ति, अभी जस्ट रिएक्टिव पावर बता दे, प्रतिकारी शक्ति रिएक्टिव पावर क्यू आर, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला वही वी आई साइन फाइव वी ए आर। वी ए आर का मतलब क्या जी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। प्रतिकारी शक्ति का मात्रक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, वी ए आर होता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए रिएक्टिव पावर का मान 0 होता है, अभी जस्ट निकाले थे, होता है क्योंकि फेज एंगल का मान क्या होता है जी, 0 होता है। डीसी सर्किट के लिए भी रिएक्टिव पावर का मान क्या होता है जी, 0 होता है, क्योंकि डीसी में भी आपका फेज एंगल क्या होता है जी, 0 होता है, इस कारण से डीसी के लिए में भी रिएक्टिव पावर 0 होता है। ये फॉर्मूला करके निकाला हुआ है। अब है क्या जी, आभासी शक्ति एपरेंट। किसी एसी परिपथ में वोल्टेज व करंट के गुणनफल को एपरेंट पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या था जी, वोल्ट एम्पियर होता है। एक मिस्टेक हुआ था, सॉरी, वहां पर गलती से लिख रहे थे क्या जी, P बराबर वी आई कॉस फाइव, और कॉस फाइव का वैल्यू रेसिस्टर के लिए 1 था, तो वी आई वाट होगा, ठीक है, सॉरी, एक्टिव पावर का यूनिट हमेशा वाट होता है, वहां गलती से एक बार लिखा रहा था क्या जी, वी आई, लेकिन जो कि नहीं होगा, वी ए वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट होता है जी, आभासी शक्ति का। आभासी शक्ति, इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम लोग, आभासी शक्ति, इमेजिनरी पावर। तो 3 गो पावर हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े जी, रियल पावर, एक्टिव पावर, ट्रू पावर, ये सब एक ही नाम है। उसके बाद रिएक्टिव पावर। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, आभासी शक्ति। और ये आभासी शक्ति होता क्या है, ये आभासी शक्ति हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रियल और रिएक्टिव को मिला करके, नाम है कॉम्प्लेक्स पावर, रियल और रिएक्टिव को मिला करके क्या बनता है जी, आभासी शक्ति। और ये चीज हम लोग देखते हैं पावर ट्रायंगल से, याद रखेगा, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल होता क्या है, या जान लो, एक त्रिभुज बना दो, क्लियर। एक्चुअल में यह त्रिभुज इस ढंग से बनेगा, अरे स्लाइड क्या हो गया, चलो ठीक है। तो इसमें यदि हम यहां पर P लेते हैं, क्या जी, P मतलब आपको बताए थे एक्टिव पावर की रिएक्टिव पावर, P मतलब क्या जी, एक्टिव पावर की रिएक्टिव पावर। कितना जल्दी भूल गया जी, बेवकूफ। P बराबर एक्टिव पावर था, ठीक है, ये एक्टिव पावर हो गया, और ये आपका क्यू आर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही आपका क्या होगा जी, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, यही क्या होगा जी, आपका एपरेंट पावर। क्लियर, ये क्यू आर और ये P। तो अब त्रिभुज में तो ये जानते हैं, तो इसका आप लोग निकालेंगे रिजल्टेंट, तो S बराबर क्या हो जाएगा जी, P स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अंडर रूट। यही होता है आभासी शक्ति का फॉर्मूला, आभासी शक्ति का, रियल पावर का स्क्वायर। अरे त्रिभुज में हम लोग जो थ्योरम लगाते थे मैथ वाला, वही लगाया, कुछ नहीं। क्या, ये हो गया एक्टिव पावर, ये हो गया रिएक्टिव पावर, ये पावर ट्रायंगल से आता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अभी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में इतना देखे हैं, ठीक है। इससे संबंधित फिर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे।
किसी कोई डाउट तो बोलेगा। अब इसी तरह से प्योरली इंडक्टिव सर्किट आएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आएगा, फिर उसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर? चलिए, ओके, गुड नाइट।